Hello, everybody, and welcome to Pahuja Law Academy. I am Chakshu Gupta, and today we are discussing Hindu law. आज हिंदू लॉ की ये जो क्लास है ये बाइलिंगुअल रहेगी, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में हम बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमने हिंदू लॉ को कोडिफाई किया, कौन एक हिंदू होगा, कौन इस एक्ट के अंदर गवर्न होगा, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं अपनी एवरीडे क्लास में। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मैरिजेस से रिलेटेड बात करेंगे हिंदू लॉ में, और ये देखेंगे कि कैसे कोई एक मैरिज के लिए हम देखते हैं कि वैलिड मैरिज है ये, या वॉइड है, या वॉइडेबल मैरिज है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये कॉन्वर्सेशन कि सबसे पहले हमें ये पता है कि 1955 में हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट आता है। हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई करता है हिंदू लॉ फॉर मैरिजेस के लिए। तो इसका मतलब साफ हमें ये समझ आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये अपने आप में पहले से एग्जिस्ट करता था, बस नाम और टाइटल हमने कोडिफाई कर दिया। अलग अलग जगह से हम कहते हैं कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट के सोर्सेस को डिराइव किया है। अब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि हु इज अ हिंदू, एंड हम जब ये डिफाइन कर देते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय डिसेंट और बाय कन्वर्जन, ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम ये समझते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की डेफिनेशन एक बहुत ही उम्दा तरीके से दे रखी है कि कौन इंसान हिंदू कहलाएगा। अब जब हमने ये डिफाइन कर दिया कि कौन हिंदू कहलाएगा, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि अब अगर कोई हिंदू मैरिज करता है तो क्या ऐसे सेरेमनीज हैं, क्या ऐसे एसेंशियल कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉइडेबल एंड वॉइड मैरिजेस जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में ही मेंशन्ड है। हम ये भी देखेंगे कि ऐसे मैरिजेस से हुए बच्चों का क्या स्टेटस रहता है, ऐसी वाइफ का क्या स्टेटस रहता है आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो वैलिड हिंदू मैरिज, जब हम ये डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले याद रखना है हमारे पास में सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो बात करता है सप्तपदी के बारे में। सप्तपदी, 7 स्टेप्स टुवर्ड्स द सन। सप्तपदी, या हमने अगर हिंदू मैरिजेस की बात करी है तो हमने देखा है वहां पे 7 फेरे, 7 वचन, सारे कुछ हमने 7 के उसमें दिया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए आपको सप्तपदी करना इंपॉर्टेंट है। आप उसके अलावा जो भी कस्टम्स करना चाहते हो आप कर सकते हो, वर्मिलियन पहनाना या कुछ भी, हर रीजन के हिसाब से हिंदू मैरिज डिफर कर सकती है, बट एक एसेंशियल प्रैक्टिस हम सप्तपदी को कहते हैं जहां पर कपल साथ में 7 स्टेप्स टुवर्ड्स द सन लेते ही लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने देखना है कि और मैरिज के एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, तो हम ये कहते हैं कि 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में होना चाहिए। अब कंसेंट एंड अडल्ट्स आर अनदर 2 वर्ड्स जो हमें समझने हैं। तो सबसे पहला वर्ड कंसेंट। कंसेंट का मतलब है कि आपकी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये कंसेंट टेंटेड है किसी भी तरीके से। एंड जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल्स के लिए एज 21 इयर्स एंड फीमेल्स के लिए एज हमने 18 इयर्स रखी है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि कंसेंट का मतलब फ्री कंसेंट बिल्कुल वैसे ही चलता है, वही प्रिंसिपल्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े हैं फ्री कंसेंट के। एंड जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एज कैटेगरी में हमने डिफरेंस क्रिएट किया है। अभी हाल ही में ये बात चल रही है कि हम ये एज का जो बैरियर है ये चेंज कर दें, यहाँ पर एज हमें मॉडिफाई करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रीसेंट ट्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं
इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रीमच्योरली हो रही है एंड बच्चे अपने टाइम से पहले जो है वो बड़े हो रहे हैं, तो क्या हमें ये एज घटा देनी चाहिए? अभी ये चीज कंसिडरेशन में है बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसी के साथ में हमने एक और कंडीशन पढ़नी है कि कोई भी पार्टी जो है वो बाइगमी ना कमिट करे। बाइगमी का मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्पाउस लिविंग एट द मोमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि अगर ए एक इंसान है, एक आदमी है मान लीजिए ये, और ये शादी करते हैं बी से, तो एट द सेम टाइम ये किसी और से शादी नहीं कर सकते। अगर ए ने एक और शादी करी सी से, तो यहां पर ए क्या करेगा? ही विल कमिट बाइगमी। बट यहीं पर एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, जहां पर मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि ये जो वाइफ थी इसने डाइवोर्स दे दिया ए को एंड उसके बाद सी से शादी हुई, अब ये बाइगमिस रिलेशनशिप नहीं रहा। अब ए ने कोई भी बाइगमी नहीं करी है, क्योंकि यहां पर स्पाउस जो है ए का वो लिविंग है बट रिश्ते में नहीं है अब ए के साथ में। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड फिर ए ने जब शादी करी सी के साथ में, तो दिस वुड बी अ वैलिड मैरिज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में ये कंडीशन है कि कोई भी पार्टी किसी भी इनकॉम्पिटेंसी से ना गुजर रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टी जो है वो इनकॉम्पिटेंट है अपनी कंसेंट देने के लिए। इनकॉम्पिटेंट कैसे हो सकती है? कि या तो वो पार्टी माइनर है और या फिर वो पार्टी अनसाउंड माइंड की है। अब यहां पर समझो कि माइनर का मतलब अंडर इंडियन लॉ इट मीन्स द एज ऑफ 18, कि 18 साल से कम का कोई अगर इंसान है तो हम उसे माइनर का करार देते हैं कि ये इंसान माइनर है और वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता, इनकॉम्पिटेंट है शादी के लिए। और साथ ही में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में अगर कोई भी लूसिड इंटरवल में कंसेंट देता है तो उसको हम वैलिड कंसेंट कहते हैं, बट अदरवाइज हमने सारी कंसेंट को इनकॉम्पिटेंस में ही डिक्लेयर किया है। इसी के साथ में हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अनफिट है प्रोक्रिएशन के लिए, देखिए अगर हम एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट उठा के देखें तो हर एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में एक चीज का मेंशन है कि व्हाई डू वी गेट मैरिड। तो शादी एक ऐसा बंधन बताया गया है हमारे पुराणों में जहां पर एक ऑब्लिगेशन है हस्बैंड और वाइफ के ऊपर कि वो अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाएं, वो बच्चे पैदा करें। एंड टू लीगलाइज द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन अ मैन एंड अ वाइफ इज नेसेसरी, कि इस प्रोक्रिएशन के प्रोसेस के लिए इट इज नेसेसरी फॉर अ मेल एंड अ फीमेल टू कम इनटू द रिलेशन ऑफ मैरिज। साथ ही में मैरिज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन बोथ द पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड देयर चाइल्ड। तो चाइल्ड जो है, प्रोक्रिएशन जो है, ये यूनिवर्स का एक रूल है। ठीक है, एंड इस रूल को ध्यान में रखते हुए हमारा ये लॉ बना है। तो अगर मैन या वुमन इज अनफिट, कि वो किसी भी तरीके से केपेबल नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके, तो ये एक वैलिड मैरिज नहीं हो सकती है अगेन। या फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर किसी को अटैक्स पढ़ते हैं इंसैनिटी के, अटैक्स ऑफ इंसैनिटी अगर किसी को पढ़ते हैं तो वो इंसान भी हम क्या कहते हैं कि ही और शी इज नॉट फिट फॉर मैरिज। अटैक्स ऑफ इंसैनिटी का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि किसी को दौरे पड़ते हैं, ठीक है, फिट्स की बीमारी अगर उसे है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं दैट दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। ठीक है, इसके साथ में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि आप जो हैं वो सपिंडा नहीं होने चाहिए और ना ही आप
प्रोहिबिटेड डिग्रीज में फॉल करने चाहिए। अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड सपिंडा आर ऑल मेंशन्ड अगेन अंडर हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट। सपिंडा में हम ये बात करते हैं कि कोई भी इंसान अगर फॉल करता है 5 generations from the father and 3 generations from the mother, क्या बोला मैंने कि फादर से अगर हम ट्रेस करें तो 5 generations, और अगर हम मदर से ट्रेस करें तो मदर से 3 generations। अगर यहां पर इन जनरेशन्स में कोई भी कॉमन एंसेस्टर निकल आता है तो हम कहते हैं दैट दिस पर्सन इज सपिंडा ऑफ ईच अदर। और अगर कोई एक लड़का और लड़की आपस में सपिंडा है तो वो शादी जो है वो वैलिड शादी नहीं होगी। सिमिलरली हम प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इसमें हम बहुत सारी डिग्रीज पढ़ते हैं कि चाचा अपनी भतीजी से नहीं कर सकता, मामा अपनी भांजी से नहीं कर सकता, बड़ा भाई अपने भाभी से शादी नहीं कर सकता, दादा से शादी पोती नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वो मेंशन्ड है हमारे प्रोहिबिटेड डिग्रीज में। बट इन दोनों ही प्रोविजंस में एक एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी कस्टम या कोई यूसेज है जो इस चीज को अलाउ कर दे कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज में या सपिंडा में शादी हो सकती है, तो ये कस्टम्स और यूसेजेस क्या फॉल करते हैं, दिस क्रिएट्स एन एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन में हुई शादियां विल बी वैलिड मैरिजेस। तो ऐसे हमने पंजाब हरियाणा में बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है कि ए जो है ये बड़ा भाई है और इसकी शादी हुई बी से। अब अनटाइमली ए की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है एंड फिर उसके बाद बी क्या कहलाएगी, बी विल बी अ विडो। अब बड़े भाई की विधवा से शादी करा दी जाती है, बहुत सारे केसेस में सी की बी से शादी करा दी जाएगी, और सी कौन है, सी वुड बी द यंगर ब्रदर। तो अगर हम प्रोहिबिटेड डिग्रीज के हिसाब से बात करें तो ये शादी वैलिड नहीं है। बट ये यंगर ब्रदर की अपनी बड़े भाई की बेटी से शादी वैलिड कब हो जाती है, जब हम बात करते हैं कि ये किसी ना किसी यूसेज या कस्टम का पार्ट है, और ये यूसेज और कस्टम हम हरियाणा और पंजाब के एरियाज में देखने को हमें मिलती है। तो ऐसे एक्सेप्शंस जो होते हैं इनको वैलिडिटी मिल जाती है बाय लॉ, क्योंकि देखो हमने लॉ जब कोडिफाई किया, जब हिंदू लॉ कोडिफाई हुआ, उससे पहले हिंदू लॉ क्या था, कुछ भी नहीं था कि हर स्टेट में हर जगह जिस कस्टम के हिसाब से शादी होती थी उन्हीं रीति रिवाजों में शादी हो जाती थी। कोई कोडिफिकेशन नहीं था। कोडिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत जगह लोगों को तकलीफ और परेशानियां हो रही थी इन अलग अलग कस्टम्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें एक लॉ बनाना पड़ा, हिंदू मैरिज एक्ट। आज भी अगर आप देखें अपनी डेली लाइफ में, आसपास में, कभी आप अपने घर में शादियों में जाएं तो आप हमेशा देखते हैं कि वहां पर एक सेट ऑफ रिचुअल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं होल हार्टेडली। हम उन रिचुअल्स में एक चीज भी इधर से उधर नहीं होने देते। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम एमिनेट फ्रॉम यूसेज एंड कस्टम्स। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन सी शादियां ऐसी होंगी जो कि वैलिड मैरिज नहीं बनेंगी। तो इसमें इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हुए कि ऐसी कौन सी शादियां हैं जो वॉइड होंगी, वॉइड मैरिजेस। तो हम ये कहते हैं कि सेक्शन 11 है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, जो ये बात करता है कि कौन सी शादियां वॉइड मैरिजेस कहलाएंगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट का पहला सेक्शन 11 में हम बात करते हैं सबसे पहले बाइगेमी के बारे में।
तो अगर जो बाइगमी की सिचुएशन हमने एक्सप्लेन करी आपको, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसकी शादी कैसे कहलाएगी? वॉइड कहलाएगी। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए एक इंसान है जिसने पहली शादी करी, वाइफ 1 से शादी करी। अब जब ये दूसरी शादी वाइफ 1 के रहते रहते दूसरी शादी कर लेता है वाइफ 2 से, तो ये वाइफ 2 के साथ जो शादी है ये शादी वॉइड हो जाएगी। दिस मैरिज विल बी अ वॉइड मैरिज। और वाइफ 2 के साथ जो शादी है, दिस इज नॉट अ वैलिड मैरिज, बट इस शादी का इंपैक्ट कुछ भी वाइफ 1 की शादी पर नहीं पड़ेगा। ए और वाइफ 1 की जो शादी है वो अभी भी वैलिड रहेगी, बट वाइफ 2 के साथ जो मैरिज है, दिस विल बिकम वॉइड मैरिज। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मैम ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे टीवी सेलिब्रिटीज हैं जो 2-2 शादियां करके बैठे हुए हैं, तो क्या होगा मैम इसमें? बेटा, बाइगमी एक ऑफेंस आपका है हिंदू मैरिज एक्ट में कि आपकी जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड होगी। इसके साथ ही में हमारे पास में सेक्शन 17 आता है। सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है सेक्शन 494 आईपीसी के बारे में, जहां पर पनिशमेंट भी गिवन है ऐसे आदमियों के लिए जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। अब देखो, कुछ आप में से आपके दादा परदादा ऐसे होंगे जिन्होंने एक से ज्यादा शादी करी, तो ये बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि 1955 में जब ये एक्ट फोर्स में आया, उसके बाद किसी ने अगर 2 शादी करी तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इससे पहले अगर किसी ने 1955 से पहले अगर किसी ने 2 शादियां करी हुई हैं तो उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वॉइड मैरिजेस का सेकंड ग्राउंड है कि अगर आपने सपिंडा मैरिज करी या प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करी, तो मैरिंग समबडी इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, या फिर अगर आपने कोई सपिंडा मैरिज करी, अगर आपने ऐसी कोई शादी करी जहां पर आपके कोई यूसेज नहीं है, जहां आपका कोई कस्टम नहीं है, तो इन शादियों में हम क्या कहते हैं कि ऐसी शादी कैसी होंगी? ये शादी जो है ये कंप्लीटली वॉइड मैरिजेस कहलाएंगे। मतलब कि अगर भाई बहनों ने, कजन्स ने, हिंदू कजन्स ने आपस में शादी कर ली, क्या है, सपिंडा भी है और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में भी आएंगे, और यहां पर जो शादी होगी ये कैसी होगी? वॉइड शादी होगी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मैम, अब अगर ये शादी हो गई मान लो, और यहां इस शादी से कोई बच्चा हो गया, तो ये चिल्ड्रन जो है इस ऐसी शादियों के, इनका स्टेटस क्या होगा? तो हम बात करते हैं चिल्ड्रन ऑफ वॉइड मैरिजेस की। यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि चाहे वो बच्चा वैलिड मैरिज से हो, चाहे वो बच्चा वॉइड मैरिज से हो, बच्चा जो है वो लेजिटिमेट ही कहलाएगा। बच्चे की लेजिटिमेसी पर कोई सवाल नहीं उठेगा, और बच्चा जो है वो वैलिड मैरिज से हो या वॉइड मैरिज से हो, बच्चे की लेजिटिमेसी एज इट इज रहेगी। इसी के साथ में हमने ये बोला कि ये बच्चा जो है, लेजिटिमेसी का क्वेश्चन देखो सबसे ज्यादा उठता क्यों है? लेजिटिमेसी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसीलिए उठता है क्योंकि हमें ये रहता है हमेशा कि मैम ये बच्चे को प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी। तो यहां पर क्वेश्चन होता है कि इसके पास में सक्सेशन में प्रॉपर्टी आएगी क्या, और आएगी तो किसकी प्रॉपर्टी आएगी? तो हम ये बात करते हैं कि जब हम सक्सेशन की बात करेंगे तो यहां पर चाइल्ड जो है ये अपने पेरेंट्स की और साथ ही साथ अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी ले सकता है।
जैसे ही एक नॉर्मल बच्चा, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा सक्सीड करता है प्रॉपर्टी में जिस अपने माँ बाप की और साथ ही में अपने दादा परदादा उन सब की प्रॉपर्टीज भी ले सकता है, बिल्कुल इसी तरह कोई वॉइड शादी का बच्चा भी सक्सेशन में अपनी प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है बाय पेरेंट्स एंड बाय एंसेस्टर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वॉइडेबल मैरिजेस कैसे वॉइड हो जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं। वॉइडेबल मैरिजेस, देखो वॉइडेबल सेक्शन 12 में हम बात करते हैं इस शादी की। यहां पर टर्म समझो, वॉइड प्लस एबल। वॉइड होने की एबिलिटी है जिस मैरिज में, इस मैरिज को हम बोलते हैं वॉइडेबल मैरिज है। अब अभी तक ये मैरिज आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये मैरिज कैसी है? ये मैरिज वैलिड है। अगर आप कोर्ट ले गए इस शादी को तो वैलिड से क्या बन जाएगी शादी? वॉइड बन जाएगी। वॉइड होने की एबिलिटी होना इज वॉइडेबल। तो कौन सी ऐसी शादियां हैं जो अभी तक वैलिड हैं या वैलिड होंगी तब तक जब तक आप कोर्ट ले जाके उन्हें वॉइड डिक्लेयर ना करा दो? इनकी कंडीशंस अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें ये होती है, सबसे पहली कंडीशन इसमें ये है कि इम्पोटेंसी। अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी शादी को एक वैलिड शादी हमने डिक्लेयर करनी होती है, तो कोई भी शादी को हम वैलिड शादी कैसे डिक्लेयर कराते हैं? अगर उसमें कुछ कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस में हमने एक कंडीशन ये भी बोली थी कि प्रोक्रिएशन जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबिलिटी है कि प्रोक्रिएशन नहीं हो सकता तो यहां पर हम इस शादी को वैलिड शादी कह ही नहीं सकते। अब यहां पर इम्पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर हस्बैंड जो है वो चाइल्ड बियर करने के प्रोसेस में अपना रोल नहीं निभा सकता, अगर उसको सेक्सुअली कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेडिकली डिटेक्टेड हो या ना हो, मेडिकली सर्टिफाइड हो या ना हो, अगर उसको मेंटली या फिजिकली या सेक्सुअली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चा प्रोक्रिएट करने में हेल्प नहीं कर सकता, देन इम्पोटेंसी इज अ ग्राउंड जहां पर आप अपनी शादी जो है वो वॉइड करा सकते हो। शादी वैलिड रहेगी, अपने आप में वॉइड नहीं है शादी, बट अगर आप कोर्ट लेके जाओगे तो कोर्ट इस शादी को वॉइड दे सकती है, कह सकती है कि वॉइड डिक्लेयर हो गई है आपकी शादी। दूसरा हमारा ग्राउंड होता है कि अगर आपकी जो शादी है वो इस तरीके से हुई जहां पर कैपेबिलिटी ऑफ कंसेंट नहीं थी, कि आप जिससे आपने शादी करी वहां वो इंसान करेक्ट माइंडसेट में या करेक्ट फैक्ट्स में अपनी कंसेंट नहीं दे सकता था, या तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, या इंसैनिटी की वजह से, या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकता। क्या बताया मैंने? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, या फिर लास्ट मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई डिसऑर्डर, ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर जिससे ही कैन नॉट प्रोक्रिएट, बच्चे नहीं हो सकते। ये फिर से एक ग्राउंड बन जाता है किस चीज का? कि आप अपनी शादी जो है वो वैलिड से वॉइड डिक्लेयर कर दो। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि इंसैनिटी का जो ग्राउंड हम बात कर रहे हैं, या हम जो बात कर रहे हैं कि कैसे हमने ग्राउंड्स में ये बोला कि अनसाउंड है अगर माइंड से इंसान, और हमें पता ही नहीं है, फिर क्या कंडीशन होगी कि हमें मालूम ही नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहां पर हमने बोला कि थर्ड ग्राउंड, सबसे पहले थर्ड ग्राउंड डिस्कस करते हैं कि हमने आपकी जो कंसेंट है वो ऑब्टेन करी है
या तो बाय कोअर्जन या बाय फ्रॉड। अब ऐसी कोई कंसेंट जो मैंने फ्री नहीं, देखो फ्री कंसेंट में हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है ये बात कि कंसेंट फ्री होने के लिए उसमें कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी कंसेंट मैंने आपसे ली है जिसमें मैंने फ्रॉड एक्सरसाइज किया है, मैंने कोअर्जन, मैंने धमकी देके थ्रेटन करके आपसे आपकी कंसेंट ली है, क्या ये कंसेंट फ्री है? नहीं है। तो ये शादी कैसी है? ये शादी वॉइडेबल कहलाएगी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर कोई भी प्रेगनेंसी थी जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी थी, उसको अगर आपने कंसील किया है तो ये कंसीलमेंट भी क्या कहलाएगा कि आपने एक तरीके से डिफ्रॉड किया है। अब देखो यहां पर ना कि आपने कोअर्जन किया, तो कोअर्जन समझते हैं सबसे पहले कि कोअर्जन का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको फोर्स कर दिया। मान लो गन से मैंने थ्रेटन किया है आपको कि अगर आपने अपनी बेटी नहीं दी मेरे बेटे की शादी के लिए तो मैं अभी के अभी मार दूंगा। ठीक है, जैसे अगर आपने वेलकम देखी हो तो उसमें करते हैं ना वो थ्रेटन। तो यहां पर ये अगर कोअर्जन करके शादी होती है तो इस शादी को हम क्या बोलते हैं? इस शादी को हम वॉइडेबल शादी बोलते हैं, जहां पर शादी वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। फ्रॉड में आपने आजकल बहुत सुना होगा कि लड़के और लड़कियां झूठी बातें, झूठी वादे कर देते हैं शादी से पहले। हमारा बेटा इतना कमाता है, ये करता है, वो करता है। पता चला कि वो कुछ नहीं कमाता, वो कुछ नहीं करता, वो कोई काम नहीं करता। ठीक है, ये सारी चीजें, कोई भी ऐसी चीज विच इज मटीरियल, देखो यहां पर है मटीरियल टू द स्पाउस, कि भाई आपके लिए वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और अगर आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, अगर आपने वो छुपा दी, वो नहीं डिस्क्लोज करी शादी से पहले, तो जब भी आपको पता चला, जब भी डिस्कवरी हुई, उस डिस्कवरी से जब भी आपको पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके साथ कोर्जन हुआ, उस डिस्कवरी से आपके पास में 1 साल तक का टाइम होता है और इस 1 साल में आप कोर्ट जाके अपनी शादी वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं जो प्री मैरिज प्रेगनेंसीज होती हैं। प्री मैरिज प्रेगनेंसी का यहां पर अर्थ ये है कि अगर ए की शादी बी से हुई तो बी का जो बच्चा होगा वो ए का नहीं है, मतलब कोई और है उसका फादर। जब भी आपने ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट करी, जब भी आपको पता चला इस प्रेगनेंसी के बारे में, तब से आपके पास में 1 ईयर का, डिस्कवरी से 1 ईयर तक का टाइम है अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने का। एंड साथ ही में इसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कोर्जन, फ्रॉड और प्री मैरिज प्रेगनेंसीज में, कि यहां पर आपको फॉरगिव नहीं करना। ठीक है, आपने अगर मैरिज आपने जैसे भी हुई, जिन भी हालातों में हुई, चाहे वो लड़की पहले से प्रेग्नेंट है या फोर्स करके या फ्रॉड करके अगर शादी कंडक्ट हो भी गई है, अगर ऐसी टाइप की कोई शादी है और वहां पर आप अपनी कंसेंट दे दो बाद में, शादी के बाद में, तो आपके पास ये शादी को वॉइड डिक्लेयर कराने के ऑप्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आपने फॉरगिव कर दिया, जैसे ही आपने अपनी कंसेंट दे दी, वैसे ही आपके पास ये सारे ग्राउंड्स चले जाते हैं। अब ऐसी शादी से हुए बच्चे कैसे कहलाएंगे? वॉइडेबल मैरिज के बच्चे भी हमेशा, वॉइडेबल मैरिज के चिल्ड्रन जो होंगे वो भी लेजिटिमेट होते हैं। जितने भी ऐसे चिल्ड्रन होंगे जिनके मदर फादर ने बाद में शादी जो है डिक्लेयर कराई वॉइड, ऐसे बच्चे भी लेजिटिमेट होते हैं। और फिर से वही स्टेटस है इनका भी कि ये सक्सेशन में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बोथ बाय देयर एंसेस्टर्स एंड देयर पेरेंट्स। दैट्स इट for your Hindu marriages.
कोई भी अगर डाउट हो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई भी चीज पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, यू कैन ऑलवेज पुट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.